अली अकबर शाह, एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय। धन्यवाद विनोद रैना जी, रिस्पेक्टेड सदगुरु जी, वर्दी डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा जी, रीजनल डायरेक्टर IGNCA श्रुति मैडम जी, आदरणीय रोशनलाल पराशर जी, रोमी शर्मा जी, हमारे दरमियान नीरज शर्मा जी हैं, ब्रजेश जी, भानु जी और करण महाराज, रिस्पेक्टेड ऑडियंस। आखिर में बोलने वाले लोगों के साथ परेशानी ये होती है कि वक्त कम पड़ जाता है। और विनोद जी, आपने कंडीशन तो लगा दी है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि बहुत ही कम समय में, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा ज़्यादा ले लूँ तो थोड़ी गुंजाइश रखिएगा। मैं सबसे पहले कंग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ इस स्थान को और IGNCA को कि इस एरिए में, इस इलाके में इस तरह का आयोजन करना और हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए, नेशनल लेवल के ऊपर ले जाने के लिए ये एक बड़ी कोशिश है। और मुझे उम्मीद है कि ये आखिरी नहीं होगा। और श्रुति मैडम से हमने बात की है कि दूसरी जगहों पर भी इस तरह के कार्यक्रम जो है वो हों, ताकि हमारा जो ये रस्म व रिवाज है दुनिया इसको समझ सके। मैं पॉइंट्स में 2-3 पॉइंट में, क्योंकि वक्त बहुत कम है। पहली बात, कल्चर। तो हमारा जितना खान पीन, रहन सहन, रस्म व रिवाज, फेस्टिवल्स पहाड़ी इलाके में जो हैं, ये सारे का सारा हमारा एक कम्पैक्ट और डाइवर्स कल्चर है। इसमें हमारी एक आइडेंटिटी है। अगर मैं शायद पहली बार ये कह रहा हूँ, हमारी एक आइडेंटिटी है, वो है पहाड़ी। रिलीजन बाद में है, ट्राइब बाद में है, गुजर बकरवाल पहाड़ी बाद में है। फर्स्ट जो है वो हमारी आइडेंटिटी पहाड़ी है। और इस आइडेंटिटी को देखते हुए जो हमारा कल्चर है, अगर इसकी इम्पॉर्टेंस पे बात की जाए, जो जनरल कल्चर की इम्पॉर्टेंस की बात अगर करें, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा वाक़या आपके सामने, मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद रहेगा हमेशा। सोवियत यूनियन में एक एरिया है जोग्राफिकली जिसको दागिस्तान कहते हैं। तो दागिस्तान के एक बहुत बड़े राइटर थे रसूल हमजा तुफ, लोग जानते हैं जो लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक बार मैंने फ्रांस का सफ़र किया, तो फ्रांस में जब मैं पहुंचा, क्यों मशहूर राइटर थे, लेखक थे, तो काफ़ी लोग उनसे मिलने के लिए आए। उसमें एक दागिस्तान के मशहूर पेंटर भी थे। जब उनको ख़बर मिली कि हमारे इलाके से कोई यहाँ आया है, तो वो भी उनसे मिलने के लिए पहुँचे। पेंटर ने अपनी जो पेंटिंग थी वो उनको दिखाई, जिसमें दागिस्तान के इलाके के बारे में कई पेंटिंग थी। उन्होंने अपने इलाके के बारे में पूछा, अपने लोगों के बारे में पूछा, और फिर फाइनली रसूल हमजा तुफ ने पूछा कि क्या आपके रिश्तेदार आज भी दागिस्तान में हैं? तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी माँ जो है, जब मैं आया था आज से 30-40 साल पहले, तो मेरी माँ वहाँ पे थी। अब जब ये वापस आए तो लोग इनसे फिर मिलने के लिए आए, और इन्होंने उन पेंटर का जो बहुत मशहूर थे यहाँ पे जिक्र किया कि ऐसे 30-40 साल पहले हमारे यहाँ का एक शख्स जो है वो पहले इटली गया, फिर पेंटिंग वेंटिंग सीखी और फिर वो फ्रांस चला गया और मेरी उससे मुलाकात हुई। और ये ख़बर फैलते फैलते उस शख्स की माँ तक भी पहुँच गई। वो भी मिलने आई इनसे कि क्या आप सच में मेरे बेटे से मिले? मुझे तो लग रहा था कि वो ज़िंदा नहीं है, हमें तो कोई ख़बर नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं सच में मिला हूँ और वो ज़िंदा है। उन्होंने पूछा कि उसके बालों का कलर वही है कि जो उनको याद था, वही सुनहरे बाल? कहाँ वैसा ही। उनके चेहरे का तिल अभी है? जो माँ के पूछने का तरीक़ा होता है, उन्होंने सारी चीज़ एक एक करके पूछी। और आखिर में उन्होंने पूछा कि इनकी जो दागिस्तान की ज़बान थी वो आरा ज़बान, कि मेरे बेटे ने किस ज़बान में तुमसे बात की। तो उन्होंने कहा कि
मैं रशियन बोल रहा था और मुझे इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर इस्तेमाल करना पड़ा। वो फ्रांसीसी में, फ्रेंच में उनके लिए ट्रांसलेट कर रहे थे। तो इनकी जो माँ है पेंटर साहब की, उसने एक काला रुमाल पहना हुआ था, तो उन्होंने वो रुमाल सर से खोल के मुंह पे बांध लिया। ये उस कल्चर में तब होता था जब किसी माँ का बेटा मर जाए। उसने रुमाल सर से खोल के चेहरे पे बांध दिया और कहा कि तुम गलत कह रहे थे कि मेरा बेटा जिंदा है। अगर मेरा बेटा अपनी मातृभाषा भूल गया है तो वो जिंदा नहीं है, मेरे लिए मर चुका है। और सारे आसपास के लोग जो है वो जमा हो गए और उनको पुरसा और ताज़ियत करने लगे। ये है मातृभाषा की इम्पॉर्टेंस, ये है कल्चर की इम्पॉर्टेंस, कि अगर मातृभाषा हम भूल रहे हैं तो फिर हम जिंदा नहीं हैं। हमारा जो कल्चर है, इसकी एक इम्पॉर्टेंस मैं और बताता चलूँ। हम लोग ये समझते हैं कि पैसा, ज़मीन, जायदाद यही हमारी विरासत है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और जो हमने आज तक इतिहास में पढ़ा है उसके रेफरेंस से भी मैं ये कह सकता हूँ कि कल्चर हमारा सबसे बड़ा एसेट, हमारी सबसे बड़ी विरासत है। हमारे एक दोस्त हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वो ईरान के कल्चरल काउंसलर बन के जब जाने लगे तो वो मुझसे मिलने आए और कहा कि आपको इस इलाके की संस्कृति के बारे में पता है, तो आप मुझे बताएं कि मैं किस तरीके से वहाँ पे काम करूँ। तो मैंने कहा कि जो एस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे सेंट्रल एशिया में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, सारे इलाकों में जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैंने इस चीज़ को फील किया है कि जो अटैचमेंट उन लोगों का हमारे कल्चर के साथ है, अगर आप इसको वाइड कर पाएँ तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट है। तो मैंने कहा मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब मैं एक बार उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में था, तो वहाँ पर एक शख्स जो 10 साल दिल्ली में रह के गया, उससे मेरी मुलाकात हुई। तो उसने जब मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने बताया मैं दिल्ली से हूँ। तो उसके बाद तकरीबन 6-7 दिन जब मैं वहाँ रहा तो मेरा 1 रुपया मेरे जेब से खर्च नहीं होगा। वो मुझे अपने घर ले गया, वहाँ पर उसने खूब खातिर पजीराई की और मैंने कहा कि अगर आपका कल्चर दूसरे मुल्क में फैला हुआ है तो ऐसे में आपके जेब में अगर पैसा नहीं भी है तब भी आप अमीर हैं और आप आराम से रह सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंस है हमारे कल्चर की। इसलिए हमें अपने कल्चर को जानना, उसको समझना और उसको दुनिया तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत कट शॉर्ट कर रहा हूँ, डिसीज आपको जाना है। अपने कल्चर के बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, वक्त नहीं है। नहीं तो मैं एक एक चीज़ के बारे में, हमारे जो भी रस्म व रिवाज है, खान पान है, जो पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से हमारा कल्चर और हमारी संस्कृति बनी है, मैं एक एक चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन अभी वक्त नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज़ की तरफ इशारा करूँगा कि हम समझते हैं कि हमारे पास कल्चर वाइज दुनिया को, नेशन को देने के लिए कुछ नहीं है। ये हमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। हम जब अपने इलाकों से ऊपर उठते हैं तो हम ऐसी बात करते हैं जो सेकुलरिज्म को बढ़ाए, कि कितने हम सेकुलर हो करके एक दूसरे से मिल सकते हैं ताकि एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस का माहौल बने। सेकुलरिज्म जो है ये दुनिया की हर चीज़ में हो सकता है, लेकिन रिलीजन में नहीं हो सकता। कभी आपने सुना है कि रिलीजन में भी सेकुलरिज्म हो? नहीं होता। वो जो आदमी जितना बड़ा सेकुलर हो, लेकिन जब रिलीजन की बात आएगी तो सेकुलर नहीं हो सकता। ये हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब डीसी साहब राजौरी यूनिवर्सिटी के आप रजिस्ट्रार हैं बाबा गुलाम शाह बादशाह, बाबा गुलाम शाह बादशाह जो दरगाह है राजौरी में, वहाँ आप जाएं तो आपको वहाँ पर मीट मछली लंगर में पकता हुआ नहीं मिलेगा। आप किसी भी धर्म के हो वहाँ जाएं, जो लंगर आपको मिलेगा उसमें मीट मछली का इस्तेमाल नहीं होता। वजह ताकि हर रिलीजन के लोग यहाँ पर आ सकें। ये जो रिलीजन में सेकुलरिज्म का चलन है, ये हमारा इलाका है कि हम अपने इलाकों में जब भाईचारे की बात करते हैं तो हम रिलीजन को भी पीठ पीछे डाल देते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट को हम नहीं छोड़ते। ये मैसेज पूरी दुनिया को हम दे सकते हैं कि आप तो दूसरे जो हमारे एस्पेक्ट हैं लाइफ में के, उसमें ये समझते हैं कि सेकुलरिज्म हो सकता है, हम रिलीजन में भी सकते हैं। ये जो इस तरह के मठ हैं, अब मैं
एक दो पॉइंट और आगे बताते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ये जो इस तरह के मठ हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल है। उससे पहले रोमी शर्मा जी ने जिस बात की तरफ इशारा किया था, मैं भी इमोशनल हो गया था। हमारे यहाँ जब बहुत सारी चीज़ें बटी तो उसमें हमारी आस्थाएं भी कहीं ना कहीं बटी। हम बहुत कुछ पीछे छोड़ आए। हमारे एक दोस्त हैं आनंदपुर, एक मठ है, एक सिलसिला है जो जिनके बुजुर्ग टेली से जिनकी शुरुआत हुई थी, उनका मेरे साथ अच्छा उठना बैठना है। पीछे जब मंदिर पे हमला हुआ वहाँ पे, बाद में तो खैर गवर्नमेंट ने बनवाया, तो ये बात जहन में आई कि हमारी जो चीज़ें बट गई थी उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, चाहे वो इस मठ की गर्दी वहाँ हो। तो मैं मैडम चौधरी जी के माध्यम से और डीसी साहब के माध्यम से मुझे लग रहा था कि ये बात करनी चाहिए कि जिस तरीके से करतार साहब कॉरिडोर बना है, इस तरीके से गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दे करके जो भी आस्थान है वहाँ जहाँ जहाँ हैं पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में, उनको प्रिजर्व करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया जा सकता है और ये लिया जाना चाहिए, ताकि जो हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं वो उसी तरीके से इंटैक्ट रहें। इस तरह के जो मठ हैं ये लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। मैं क्योंकि जाहिर सी बात है फ़ारसी का स्कॉलर हूँ, तो फ़ारसी का एक कपलेट, एक छोटी कहानी और फिर अपनी बात खत्म। रूमी एक बहुत बड़े फ़ारसी के पोइट हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो उससे पहले फ़ारसी का कपलेट कि अज़ एक चिराग काबे व बुतखाने रोशन است, अज़ एक चिराग काबे व बुतखाने रोशन است, दर हैरतम के दुश्मनी कुफ्र दीन चरास्त। एक ही चिराग से, एक ही लो से काबा और मंदिर दोनों रोशन हैं। मुझे ताज्जुब है कि ये दीन के अंदर दुश्मनी कैसी है। इस तरह के जो मठ हैं ये लोगों को नज़दीक लाने का और करीब लाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रोशनी बांटने का काम करते हैं। जहाँ अंधेरा होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, जहाँ रोशनी होती है, रास्ते क्लियर होते हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते। मौलाना रूमी में अपनी मशहूर मसनवी में लिखा है कि एक बार 4 लोग कहीं सफ़र कर रहे थे। उनके पास आज के ज़माने का 1 रुपया, आप समझ लें 1 रुपया था। तो उन्होंने सोचा कि इस 1 रुपये के को इस्तेमाल करके हम चारों कोई चीज़ खरीदें। तो एक ने कहा कि मुझे एनब चाहिए, अरब था, उसने कहा मुझे एनब चाहिए। तो बाकी तीनों लड़ पड़े कि नहीं 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 एनब नहीं। दूसरे ने कहा नहीं मुझे ओजुम चाहिए, तुर्क था, तो उसने कहा मुझे ओजुम चाहिए। बाकी वाले तीनों ने मना कर दिया, नहीं ये तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तीसरा फार्स था, उसने कहा मुझे अंगूर चाहिए, तो बाकी तीनों ने मना कर दिया कि भाई ये तो नहीं। एक ग्रीक था, उसने कहा मुझे इस्ताफील चाहिए। तो ये चारों दस्त पे गरेबान हो गए, एक दूसरे का गरेबान पकड़ लिया। इतनी देर में कोई ऐसा ही आदमी जो रोशनी वाला था वहाँ से गुजरा, उसने कहा लड़ाई झगड़ा किस चीज़ का है? बोला हमारे पास 1 रुपया है और ये सब अलग अलग चीज़ खरीदने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ख़रीदना क्या चाहते हो? तो उसने कहा मैं एनम ख़रीदना चाहता हूँ। दूसरे ने कहा ओज़म ख़रीदना चाहता हूँ। तीसरे ने कहा इस्ताफील, चौथे ने कहा अंगूर। तो उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ो ये एक ही चीज़ है। ये जिस चीज़ के चक्कर में आप पड़े हुए हो, क्योंकि आपको पता नहीं है इसलिए आप लड़ रहे हो, वगरना ये एक ही चीज़ है। जिस रोशनी की तलाश में हम हैं वो असल में एक ही है, वो काबे में भी है, बुतखाने में भी है। अब ये जो हमारा आपसी एक दूसरे के रिस्पेक्ट का कल्चर है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ से उठे और पूरी दुनिया में एक मैसेज बन के फैले। और उससे पहले ज़रूरत है कि हम अपने कल्चर की इम्पोर्टेंस को समझें और उसको शोकेस करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बड़े ही सशक्त रूप में आपने आज के कार्यक्रम की जो पराकाष्ठा है, जो उसके उद्देश्य हैं वो हमारे सामने पेश किए। समय हमेशा किसी का इंतज़ार नहीं करता, हम आपको और भी सुनते, पर इसी आशा के साथ भविष्य में जब भी आपको मौका मिलेगा हमारे बीच आने का, आप आएँ और अपनी भावनाओं से हमें रूबरू कराएं।